लेक्चर नंबर 7 में हमने बात करी थी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की एंटायर कॉन्सेप्ट की, जीएफसीएफ क्या है। ठीक है, जीएफसीएफ क्या है इसके बारे में हमने ए टू जेड बात करी थी। आज हमने बात करनी है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की, आईसीओआर। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसके आसपास ये सेशन डिजाइन किया गया है। लेकिन इसके आलोक में हमको आज अवसर मिलेगा कि हम उत्पादकता को समझें, पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है इसको समझें, एंड देन वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं पहले कि क्या होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। चलिए कल्पना कीजिए कि आपके घर में कॉफी बनाने की एक मशीन है। ठीक है, कॉफी बनाने की एक मशीन है। तो अगर वो एक दिन में मान लीजिए कि 100 लीटर कॉफी बनाती है, तो आप ये कहेंगे कि कॉफी की जो उत्पादकता है वो, सॉरी, मशीन की जो उत्पादकता है वो 100 लीटर प्रतिदिन या 100 लीटर प्रति मशीन। ठीक है, आप इसको इस तरह से बात कर सकते हैं, प्रति मशीन। तो ये हमने क्या बात करी, कॉफी की, कॉफी बनाने के लिए जो मशीन की उत्पादकता है उसके बारे में बात करी। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो या समझो कि कॉफी बनाने की मशीन मान लो आती है 1 लाख रुपए की। कल्पना करते हैं कि ये 1 लाख रुपए की ये मशीन आती है। तो 1 लाख रुपए की ये मशीन अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो प्रतिदिन हमारे पास 100 लीटर कॉफी बनाई जा सकती है। उसको आप अनेकों ग्राहकों को बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि 1 लाख रुपए की प्रतिदिन की उत्पादकता 100 लीटर कॉफी के बराबर है? ऐसा हम कह सकते हैं क्या? 1 लाख रुपए की प्रतिदिन की उत्पादकता, उत्पादकता 100 लीटर कॉफी है। ठीक है, अच्छा अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर ये कहा जाए कि 1 लीटर कॉफी, सॉरी, 1 लाख रुपए में एक मशीन आती है और एक मशीन से आप फर्दर 100 लीटर कॉफी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो 1 लाख रुपए की उत्पादकता 100 लीटर कॉफी प्रतिदिन है, ये हम कह सकते हैं। इतनी बात अभी हमने दोहराई। देखो, बेसिक नहीं समझोगे, अपने घर के उदाहरण से नहीं समझोगे तो जीडीपी समझना आपके लिए ज्यादा कठिन होगा। तो 1 लीटर, 1 लाख रुपए की उत्पादकता अगर हम इसको उस समय के लिए नजरअंदाज करें, क्योंकि हमारा कॉफी का व्यवसाय है, तो हम जो भी उत्पादकता की बात करते हैं वो कॉफी मशीन के आधार पर ही करते हैं। तो हम, लेकिन हमारे लिए सीधे सीधे ये बात हो गई कि 1 लाख रुपए लगाओ और 100 लीटर कॉफी का रोज उत्पादन बढ़ाओ। अब एक बात समझो कि मान लो 1 लीटर कॉफी की कीमत 1000 रुपए है। 100 लीटर कॉफी की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 1 लाख। ठीक है, यानी तो अगर ये कहा जाए, थोड़ा हाइपर नंबर है, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए कि 1 लाख रुपए की मशीन लगाकर आप प्रतिदिन 1 लाख रुपए का उत्पादन कर सकते हैं, तो क्या ये गलत होगा? नहीं। यानी कि 1 लाख रुपए आप लगाकर, रुपए 1 लाख लगाकर इसके सामने आप रुपए 1 लाख का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 लाख रुपए की उत्पादकता कितनी है? 1 लाख रुपए प्रतिदिन। देखो, क्योंकि ये नंबर गलत है, हाइपोथेटिकल है, इसलिए आपको ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको तो ये समझना है ना कि हम जीडीपी में उत्पादकता की बात क्यों करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में एक नया मैनेजर अपॉइंट किया जाए, सॉरी, आपके व्यवसाय में एक नया मैनेजर अपॉइंट किया जाए, तो मैनेजर का लक्ष्य क्या होगा? मैनेजर का लक्ष्य होगा कि कहां से 1 लाख रुपए की व्यवस्था किया जाए और ये उत्पादकता बढ़ाई जाए। ठीक है,
इस तरह से उत्पादन को बढ़ाया जाए, क्योंकि उसने उत्पादकता बढ़ाई, उत्पादकता यहाँ पे अधिक है। ठीक है, तो अगर इसकी उत्पादकता और ज्यादा हो तो कितना अच्छा हो, है ना। तो इस तरह से हमने उत्पादकता के सवाल को हैंडल किया। ठीक है, इस आधार पर हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के कॉन्सेप्ट को, जो कि मैथमेटिकल है, ध्यान देना, ICOR का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें कुछ नंबर्स अपने दिमाग में घुमाने पड़ेंगे, तभी आप प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी सी डिटेल में समझो। ठीक है, आइए समझते हैं। अच्छा, बीच में एक छोटी सी डिटेल आप लोगों की काम की है, वो है नज 1.0 यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024, जिसमें कि ये हमारा यानी कि दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का खास इनिशिएटिव है। ये टेस्ट सीरीज आपको कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले तो दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर में आप जाओगे तो वहां पे आपको यही सर्च करना है, क्या, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस, और इसमें 100 पेपर होंगे। ठीक है, इसकी कॉस्ट केवल और केवल 2,999 रुपये, मतलब 30 रुपए से कम में एक टेस्ट सीरीज है आपको। ठीक है, और 30 पेपर्स सभी बच्चों के लिए फ्री रहेंगे, लेकिन ये क्रम से 30 नहीं है, ये सिलेक्टेड 30 पेपर्स हैं जो कि बीच बीच में। ठीक है, इसके अलावा इसमें 58 टॉपिक वाइज पेपर्स हैं। यही आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाली है। आप अपने टॉपिक को रिवाइज करो, और जैसा कि बड़े बड़े टॉपर्स ने, जैसे विशाखा यादव ने, ठीक है, इसके अलावा कई सारे टॉपर्स ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। इसके बारे में हम टाइम पे बात करते रहते हैं। इसमें 12 रिवीजन पेपर्स हैं, रिवीजन पेपर्स जिसमें कि एक सब्जेक्ट को 2 पेपर्स में ब्रेक किया जाएगा। एडवांस लेवल की 15 पेपर्स हैं, जिसमें कि बहुत अप्लाइड नेचर के और क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी होगी, आपका जो डिसीजन मेकिंग, रिकॉलिंग एबिलिटी है क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीलिम्स के, वहां पे आपकी कैपेसिटी एनहेंस होगी इससे। ठीक है, एंड इसमें 15 पेपर्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के। चलिए, तो इस तरह से हम इसके बारे में और ज्यादा बात कर सकते हैं इस सेशन के अंत में। अभी हम पहले समझते हैं कि इकोनॉमी को का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो कैसा है। हम हमेशा बात करते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, औसतन 22 क्वेश्चन यानी कि 22 प्रश्न प्रति वर्ष आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम में। और इकोनॉमिक कैसे हमको पढ़ना है, उसका हमारा डिजाइन क्या है, इसके लिए आप इस टेबल को ध्यान से देखिए कि हम इकोनॉमी को 7 यूनिट्स में पढ़ते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है, जिसमें कि आर्थिक बुनियादी सिद्धांत, ये जो बुनियादी सिद्धांत हैं, इसके अंतर्गत हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो यानी कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के कॉन्सेप्ट को आज पढ़ेंगे। ये इकोनॉमी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईजी नहीं है, इसलिए आप अगर इसे ध्यान से पढ़ नहीं समझेंगे तो आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड आइए समझते हैं। तो इसमें हम पहले तो ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, उत्पादकता क्या है, तो हमको बाकी की बात तब समझ में आएगी। देखो, उत्पादकता जब भी कहा जाता है, तो जैसे अभी हमने उस एक उदाहरण से समझी कॉफी मशीन की उत्पादकता से, उसी तरह हम भूमि की उत्पादकता की बात कर सकते हैं कि कितना उत्पादन हुआ बटे कितनी भूमि लगाई गई। तो भूमि यहाँ पे इनपुट का काम कर रही है और उपज जो है वो उत्पादन का काम कर रहा है, तो इससे हमें भूमि की उत्पादकता पता चल जाती है। कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि 5 हेक्टेयर भूमि में 10 टन का उत्पादन होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अगेन उसी तरह से हम श्रमिकों की उत्पादकता की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो श्रमिक का मतलब क्या है कि कितने श्रमिक लगाए जाते हैं तो उससे कितनी उपज होती है, कितना उत्पादन होता है। ठीक है, कितना प्रोडक्शन होता है। तो अगर ये कहा जाए कि 20 श्रमिक 10 टन का उत्पादन कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 0.5 टन प्रति श्रमिक की उत्पादकता है। इससे हमें श्रमिक की उत्पादकता पता चल गई, ऊपर हमें भूमि की उत्पादकता पता चल गई। हमने जो वर्चुअल एग्जाम्पल पहले लिया था उसमें हमें कॉफी मशीन की उत्पादकता का अंदाजा हुआ था। अब अच्छा समझो सीमांत उत्पादकता क्या है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, आइए देखते हैं। यदि एक अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से, कितना, एक अतिरिक्त श्रमिक जोड़ने से उत्पादन में 0.5 टन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कितनी है, 0.5।
टन प्रति श्रमिक। ठीक है, इससे हमें जो है श्रमिक, तो उसी तरह 1 यूनिट बढ़ाने से जितना उत्पादन बढ़ता है उसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता कहते हैं। ये 1 यूनिट लैंड हो सकता है, भूमि, ये 1 यूनिट कॉफी मशीन हो सकती है, ये 1 यूनिट एक मजदूर हो सकता है। 1 यूनिट का मतलब समझ में आया? किसी भी चीज का जो इनपुट के तौर पर काम करेगा उसका अगर 1 यूनिट बढ़ाया जाए तो उससे कितनी उत्पादकता बढ़ती है, सॉरी कितना उत्पादन बढ़ता है, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या सीमांत उत्पादकता कहते हैं। मैं दोहराता हूं, आप सभी इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि 1 यूनिट इनपुट बढ़ाने से जितना उत्पादन बढ़ता है उसे, चाहे वो भूमि की हो, चाहे वो श्रमिक की हो, चाहे वो कॉफी मशीन की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, तो 1 यूनिट बढ़ाने से जितना उत्पादन बढ़ता है उसे हम सीमांत उत्पादकता कहते हैं। अगर हम श्रमिक की बात करें तो श्रमिक की, मशीन की बात करें तो मशीन की। अच्छा, एक बात और समझो, जरा एक एग्जांपल इसमें हम और ऐड करते हैं। और अब आप देखिए, क्या ये कठिन हो गया? क्या बताइए, अगर आपको कठिन लगता है तो कमेंट करके बताना, मैं इसे नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा फिर से, जो भी आपका डाउट होगा। अगर हम ये कहते हैं कि 1 यूनिट बढ़ाने से जितना उत्पादन बढ़ता है, जितना उत्पादन बढ़ता है, यानी कि जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उसे हम उसकी मतलब किसकी, ये यूनिट श्रमिक की हो सकती है, ये यूनिट भूमि हो सकती है, ये यूनिट मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि एक मशीन बढ़ाने से कितनी उत्पादकता हो रही थी, तो कितना उत्पादन बढ़ रहा था, तो 100 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, 100 लीटर प्रतिदिन अगर इतनी कॉफी का उत्पादन बढ़ रहा है एक मशीन से, तो मशीन की उत्पादक, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादकता। ठीक है, ये हमारे लिए हो गया सीमांत उत्पादकता। एक मशीन के हिसाब से हमको पता चल गया एक मशीन की सीमांत उत्पादकता कितनी है, 100 लीटर। अब एक बात और ध्यान दो, तो एक मशीन मतलब 1 लाख रुपए, अगर मैनेजर को 1 लाख रुपए मिल जाएं तो वो ये उत्पादन इंश्योर कर सकता है, हाँ या ना? यस। यानी कि 1 लाख रुपए की सीमांत उत्पादकता कितनी है, 100 लीटर। 100 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 100 लीटर से हम कितना व्यवसाय कर सकते हैं, तो 100 लीटर का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। हमने पीछे अपनी कल्पनाशील उदाहरण में ये निकाल लिया था। तो 1 लाख रुपए लगाकर अगर 1 लाख रुपए और बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और बनाए जा सकते हैं, तो वैसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपए लगाकर 1 रुपए का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपए की उत्पादकता कितनी है, 1 रुपए, यानी कि 1 रुपए लगाकर 1 रुपए बनाया जा सकता है। 1 रुपए की उत्पादकता कितनी हुई, 1 रुपए। तो अब कल्पना करो कि ये एक सरकार है और सरकार जीडीपी बढ़ाना चाहती है, तो सरकार को पता होगा ना कि कितने रुपए वो विश्व बैंक से लोन ले, या अमेरिका से लोन ले, या अपने नागरिकों से लोन ले और उसे निवेश कर दे, तो कितने प्रतिशत की जीडीपी में वृद्धि होगी, पता होगा ना? बिल्कुल। अगर इस तरह का कोई फार्मूला सरकार के पास है तो सरकार को ही बात पता होगी। यही बात हमको स्टैब्लिश करनी है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये बातें समझ ली थी, आगे इसको बढ़ाते हैं। तो पूंजी की उत्पादकता, कितना उत्पादन हो रहा है में बटे कितनी पूंजी लग रही है। जैसे कि हमने कॉफी वाले उदाहरण में लिखा था कि 1 लाख रुपए का उत्पादन होता है, कब, जब एक मशीन खरीदी जाती है, यानी कि 1 लाख रुपए का निवेश किया जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए पूंजी लगाकर 1 लाख रुपए, तो ये हमारा उत्पादन बटे पूंजी, पूंजी की उत्पादकता कहलाती है।
ये उदाहरण भूल जाओ, ये उदाहरण अपने आप में नकली हैं, तो इसको हमको नहीं याद रखना। ठीक है, सॉरी, ये हमको नहीं याद रखना। ये हमको नहीं याद रखना, हमको बेसिक ये पता होना चाहिए बस कि पूंजी की उत्पादकता का मतलब क्या है। तो कितना उत्पादन हो रहा है कितनी पूंजी लगाने से, यही पूंजी की उत्पादकता है। तो पूंजी की उत्पादकता अधिक है, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। सीधी सी बात है कि अगर आपको पता है 1 रुपए लगाकर 1.2 रुपए का उत्पादन किया जा सकता है, तो दैट विल बी बेटर ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो पूंजी की उत्पादकता का व्युत्क्रम अब इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे उत्पादन बटे पूंजी लिखा है, अब हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि पूंजी बटे उत्पादन। ये यह मापता है कि उत्पादन की एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, यह माप, क्योंकि अब देखो फिर से बात, जो बटे में आ जाता है वो अपने आप में काट पीट के 1 बचेगा। ठीक है, तो उत्पादन की एक इकाई बढ़ाने के लिए कितनी पूंजी चाहिए। अगर हम इस उदाहरण से समझें, इस वाले उदाहरण से, तो इसमें यह क्या कहता है कि उत्पादन 1.2 रुपए का उत्पादन होगा 1 रुपए से, यानी कि 1/1.2 यानी कि 0.8। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 80 पैसे हो तो आप 1 रुपए का उत्पादन कर सकते हो। तो देश की सरकार 1 रुपए की व्यवस्था करेगी, सॉरी 80 पैसे की व्यवस्था करेगी 1 रुपए जीडीपी उत्पादित करने के लिए, है ना। तो उस तरह से आपने समझा कि पूंजी की उत्पादकता का व्युत्क्रम पूंजी बटे उत्पादन वह अनुपात है जो यह बताता है कि एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। ठीक है, हमने देखा ना कि बटे में जब हम इसको काट पीट देंगे तो 0.8/1 हो जाएगा। तो 1 रुपए उत्पादित करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, 0. ठीक है, इसलिए यह पूंजी की औसत दक्षता को भी मापता है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास पूंजी की औसत दक्षता कितनी है, तो जैसे अगर हम इसी उदाहरण से देखते हैं तो 80 पैसे की दक्षता यह है कि वो 1 रुपए उत्पादित कर सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने पूंजी बटे उत्पादन वाला अनुपात निकाल लिया, तो पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी बटे उत्पादन यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात को ही कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं, जिसका मतलब होता है पूंजी बटे उत्पादन। तो इसको COR कहते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, यानी कि एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, दैट इज नथिंग बट कैपिटल आउटपुट। ठीक है, एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, यह अपने आप में कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब देखते हैं, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। क्यों? अब अगर देखो यहां पे एक यूनिट उत्पादन करने के लिए 80 पैसे की जगह अगर 2 रुपए लगे तो ये बुरा हुआ ना। इसका मतलब ये कि 2 मशीनें, समझ में आ गई ना बात। तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। ठीक है, हमने पूंजी बटे उत्पादन को मापा क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में आउटपुट यानी कि जीडीपी की एक इकाई यानी कि 1 रुपए उत्पादन करने के लिए कितनी औसत पूंजी की आवश्यकता। अब औसत क्यों लिखा, क्योंकि अब हम एक मशीन या एक कॉफी का उत्पादन तो कर नहीं रहे। जीडीपी के केस में तो एक अनेकों अनेक मशीन होंगी, अनेकों अनेक जमीन होंगी, अनेकों अनेक मजदूर होंगे और अनेकों अनेक इनपुट होंगे। ठीक है, तो औसत 1 रुपए उत्पादन करने के लिए हमें कितना निवेश करने की आवश्यकता। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करती है। ठीक है, निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और उसकी दिलचस्पी इस बात में है कि उसे अगर एक इकाई से जीडीपी में वृद्धि करनी है तो कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। मतलब ये कि अगर वो अपनी जनता से वादा करना चाहता है कि वो भारत को 10% की विकास दर देगा तो उसे आकलन करके बैठना पड़ेगा ना कि भारत में अगर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है,
तो 3 ट्रिलियन के सामने उसे कितनी ज़्यादा निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है। कितना ज़्यादा निवेश मतलब वही ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना ज़्यादा जीएफसीएफ की आवश्यकता है, कितने ज़्यादा निवेश की आवश्यकता है, सो दैट कि वो 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट रखे। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये पहले इसको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल लेवल पे समझे कि 1 यूनिट से अगर जीडीपी बढ़ाना है तो कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक नया शब्द है जिसको हम कहते हैं वृद्धिशील। वृद्धि करने के लिए बात हो रही ना, तो वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात। ठीक है, सीओआर यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात तो हमने पहले बात करी। ठीक है, कि वृद्धिशील इसलिए लग गया क्योंकि हम अब 1 यूनिट उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कितनी पूंजी चाहिए हम उसकी गणना कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिद्धांत हो जाता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, ये हमारे लिए एक नया शब्द मात्र है उसी व्याख्या की जिसकी अभी हमने बात करी। चलिए आइए और समझते हैं। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट, आउटपुट यानी कि उत्पादन की, उत्पादन मतलब कुछ नहीं है, आउटपुट है। आउटपुट मतलब कुछ नहीं, उत्पादन। ठीक है, बस भाषा का अंतर है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। अगेन, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। सरकार इसी जुगाड़ में रहेगी ना कि कितना भी बैंक से लोन लें या कहीं से भी लोन लें। ठीक है, तो देखिए ऑफेंड नहीं हुई है, मैं लोन लेने की बात सिर्फ इसलिए कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको याद रहे। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का अधिक होना इस बात का सूचक है कि जो हमारी पूंजी है उसकी दक्षता कम है, यानी कि जो हमारा निवेश है, पूंजी मतलब कैपिटल जिसको हम निवेश करेंगे, वो उतना दक्ष नहीं है, तभी हमारी पूंजी ज्यादा लगती है 1 यूनिट उत्पादन करने के लिए। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का अधिक होना इज नॉट गुड। वहीं कम इंक्रीमेंटल आउटपुट ये दिखाता है, इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो ये दिखाता है कि हम पूंजी के उपयोग में अधिक दक्ष हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या दिखाता है कि पूंजी में परिवर्तन कितना किया जाए ताकि 1 यूनिट उत्पादन हो सके। ठीक है, 1 यूनिट उत्पादन को बढ़ा सके, 1 यूनिट, ये दिखाता है। ठीक है, तो चेंज इन इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो दैट इज चेंज इन आउटपुट, कितना आपको आउटपुट में परिवर्तन चाहिए। अगर भारत सरकार को 10% का आउटपुट में अंतर चाहिए, 3 ट्रिलियन के सामने 10% निकालोगे तो 30 ट्रिलियन आएगा, यानी कि 30 ट्रिलियन के सामने उसे कितना ज़्यादा निवेश बढ़ाना पड़ेगा। इस 30 ट्रिलियन का उत्पादन करने के लिए कितना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसको ये पता होगा कि उसके पास एक्स रुपए का निवेश है, तभी वो आपसे अपनी जनता से वादा करेगी कि वो 10% का विकास दर भारत को देगी। ठीक है, कोई भी नई सरकार इस तरह से काम करती है। देखो भारत की बात अलग है कि भारत में अभी भी धर्म के नाम पे वोट पड़ते हैं, जाति के नाम पे वोट पड़ते हैं, वो सब सामाजिक व्यवस्था चलता रहेगा। अर्थव्यवस्था को उतना महत्व नहीं दिया जाता यहाँ की वोटिंग पद्धति में। लेकिन विकसित देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ के जो टारगेट्स हैं, उनके प्लान हैं, उसके आधार पर वोटिंग प्रभावित होती है। और यही एक देश के विकासशील और विकसित होने के मूलभूत तत्वों का एक एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जीडीपी में निवेश में कितना परिवर्तन किया जाए ताकि जीडीपी में वो परिवर्तन हो सके। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10% का वादा करती है तो अच्छा कल्पना करो कि 2022-23 में 32% के करीब करीब सरकार का निवेश था। ठीक है, इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो करीब 4% था, इसलिए जीडीपी में 8% वृद्धि होनी चाहिए। ये तब की बात है, ये डेटा तब लिखा गया जब ये फाइनल आंकड़े नहीं आए। वास्तव में जब फाइनल आंकड़े आए तो करीब 6% की वृद्धि दर थी, यानी कि फिर क्या दिखाता है कि इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो थोड़ा बढ़ गया, यानी कि हमारी पूंजी कम दक्ष हुई, अन्यथा 8% की वृद्धि होनी ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो में। तो अब तुम्हें ये लगेगा कि तुमने कभी न्यूज़पेपर में तो इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो पढ़ा नहीं, तो ये बार बार एग्जाम में क्यों आ रहा है। सर तो कहते हैं कि एग्जाम में करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। देखो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, न्यूज़पेपर में जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, आप ये समझ जाना कि आईसीओआर एंड जीएफसीएफ 2 टर्म इंपॉर्टेंट हो गए हैं। कौन कौन से? जीएफसीएफ यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड आईसीओआर, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हो गए जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। अब एक मजे की बात समझो कि बजट आता है करीब करीब जनवरी लास्ट में, फरवरी की फर्स्ट या सेकंड डेट के आसपास। सर्वे भी इसी पीरियड में आता है। तो ये जो फरवरी से लेकर अप्रैल का टाइम होता है, इसी बीच में बजट पास होने की प्रक्रिया चलती है और इस दौरान सारे नए आंकड़े होते हैं, ग्रोथ के आंकड़े,
डीग्रोथ के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सारे। तो इसका मतलब कि ICOR और GFCF की गणना इस समय आपके सामने होती है। अगर आप अटेंशन नहीं पे करोगे, आपके पास मैथमेटिकल नंबर नहीं होंगे थोड़े थोड़े, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली चेंज क्या हो रहा है। तो अगर ये एग्जाम आपसे पूछ ले कि भारत में लगातार ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है, आपको लगेगा कि ये तो रट्टा मारने वाला स्टेटमेंट है, विच इज नॉट। आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा। अगर ये मिले कि भारत में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात बढ़ रहा है, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, नो। ठीक है, अगर ये आ जाए कि भारत में वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात घट रहा है और भारत में 6 आसपास की विकास दर आई, तो 6% सही है, लेकिन ये घट नहीं रहा, ये बढ़ रहा है, इसलिए आई। ठीक है, तो इस तरह के एनालिटिकल चीजें अपने आपके लिए बहुत कठिन हो जाएंगी तब जब आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ। तो इंश्योर करो इस बात को कि आपको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो समझ में आया, और अगर नहीं आया तो इस सेशन को दोबारा देखो, अन्यथा बहुत सारी पढ़ाई का इधर उधर जो आप लोग बहुत सारे पन्ने पलटते हो बाजार से लेके, उनका बहुत मतलब नहीं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो। ठीक है, लेकिन आइए समझते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो वर्तमान की 3 ट्रिलियन, अब देखो ये वर्तमान 2022 के हिसाब से है, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से बात करेंगे। वर्तमान की 3 ट्रिलियन जीडीपी को डबल डिजिट ग्रोथ के साथ 5 ट्रिलियन का वादा करती है 2025 तक। तो यानी कि 2 ट्रिलियन बढ़ाने हैं। क्यों? अभी हमारे पास 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और 2022 के सामने 2025 में 3 साल का टाइम है। तो 3 साल का टाइम है और 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, क्योंकि 3 ट्रिलियन हमारे पास ऑलरेडी है, 3 साल का समय है। ठीक है, इसलिए अगर हम एक औसत की बात करें जो कि जो कि इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, इनकरेक्ट एग्जाम्पल होगा, लेकिन एक औसत की अगर हम बात करें कि हमको हर साल 0.6 ट्रिलियन जोड़ना पड़ेगा, तो हम 3 साल में करीब करीब 2 ट्रिलियन जोड़ सकते हैं, है ना। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमको हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट भारत सरकार को प्लान करना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। कि आ जाओ एक कदम पीछे फिर से देख लेते हैं। हाँ, इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये है कि हाँ, इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो का मतलब यह है कि पूंजी में कितना परिवर्तन होगा जिससे उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमारे पास जो करंट का लेवल है वो जीडीपी का करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास का डेटा है। ठीक है, कितना? 3 ट्रिलियन। ये हमने बटे में लिखा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 अंश में लिखा, और कितना हमको ग्रोथ लेना है ये ऊपर लिखा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 20% की ग्रोथ रेट, यानी कि 0.6 ट्रिलियन ऐड करने के लिए करंट के 3 ट्रिलियन के सामने हमको 20% की जीडीपी ग्रोथ, जो कि अपने आप में असंभव लगता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में पोटेंशियल जीडीपी करीब करीब 10% है। ये 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, कि भारत में लगभग ये बहुत आसानी से नहीं चेंज होता। ठीक है, कोविड ईयर्स के आसपास ही करीब 8% आ गया था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि कोविड बीत चुका है, अब हम फिर से करीब 10% का आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि भारत में 10% का विकास दर हासिल किया जा सकता है अगर भारत के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ है 10%। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो, देखो हाँ, हमें इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो कितना चाहिए? करीब करीब 3%, जो कि इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इसलिए इम्पॉसिबल है 3% का इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो, बिकॉज अभी हमारा इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो है 4% के आसपास। यानी कि हमारी उत्पादकता जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, करीब 33% हमारी उत्पादकता बढ़ जाए, तब हमारा ये नंबर यहां से यहां पहुंच सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं। इसलिए निवेश को आप 10 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हमारा कितना निवेश होना चाहिए कि हम एक संभावित दर्जे में पहुंच जाए, जबकि हमारा इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो कितना है? 4%। इसलिए जीडीपी का करीब करीब अगर 40% निवेश किया जाए, ठीक है, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो दोनों में सुधार कर सकते हैं।
हम सुधार कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को 4 से बढ़ाकर 3.5 कर दें, और जो निवेश है हमारा करीब-करीब 32% के आसपास था, उसे हम बढ़ाकर, यानी कि जीएफसीएफ हमारा 32% है, उसे हम बढ़ाकर 35% तक ले जाएँ। भारत सरकार अपने खर्चे कम करे और 35% तक ले जाए, और 10% हमारा पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ है, ये अनुपात अपने आप में संभव है। ठीक है? ये अनुपात संभव है कि हमको आईसीओआर अगर हम बढ़ा दें और जीएफसीएफ बढ़ा दें, तो हमारा 10% का जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो अब आपको एक बात पता चल गई कि आईसीओआर इक्वल्स टू जीएफसीएफ डिवाइडेड बाय जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है? जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इस तरह से हमको इनका रिलेशन अपने आप में एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है? और ये संभव है। तो जो 5 ट्रिलियन वाला मोदी जी का प्रॉमिस है, वो तभी पूरा हो सकता था अगर उनको इस तरह से चीज़ों को लागू किया जाए। ठीक है? इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन है, इन केस यू फाइंड कि इंटरेस्टिंग है तो पढ़ लेना। अब देखो, वृद्धिशील उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश स्तर और निवेश का स्तर। देखो, भारत में निवेश के स्तर की माप कैसे होती है? जीएफसीएफ। ठीक है? और जीडीपी में परिणामी वृद्धि के बीच के एक संबंध को दिखाता है। कौन? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट। ये हमने अभी पीछे देख लिया। तो आईसीओआर एक मैट्रिक है जो कि उत्पादन की अगली इकाई उत्पादित करने के लिए किसी देश या अन्य संस्था द्वारा आवश्यक निवेश वाली पूंजी की सीमांत राशि का आकलन। ठीक है? कम आईसीओआर को प्राथमिकता दी जाती है। दैट शोज कि आपकी मशीनें, आपकी जो संसाधन है, वो ज़्यादा दक्ष हैं, ज़्यादा योग्य हैं, ज़्यादा कुशल हैं। आईसीओआर के कुछ आलोचकों ने ये सुझाव दिया कि आईसीओआर के उपयोग सीमित हैं। क्यों सीमित है भाई? क्योंकि विकासशील देशों का समर्थन करता है। क्यों? विकासशील देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? जबकि विकसित देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में उच्चतम स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर निवेश ऑलरेडी कम होता है, या निवेश की ऑलरेडी की कम होने की आवश्यकता है, ज़्यादा निवेश की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। उनका इंफ्रा सारा क्रिएटेड है, तो उनका उनका जीएफसीएफ कम ही रहता है। आपको पता है ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री का जीएफसीएफ 10% से कम होता है। ठीक है? हालाँकि अमेरिका इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि अमेरिका में आर-एन-डी पे करीब 6% इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ये परसेंट उनका जो है वो करीब 15-16%। ठीक है? तो ये कहते हैं कि ये जीएफसीएफ और आईसीओआर ये विकासशील देशों का काम का है, विकसित देशों के काम का नहीं है। तो क्या? हम तो भारत हैं, हम विकासशील देश हैं, हमारे काम का तो है ना। ठीक है? तो इनकी जो कुछ सीमाएँ हैं, जो कुछ लिमिटेशन है, प्रीलिम्स तो नहीं, मेंस में आपके काफ़ी काम का हो सकता है। इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो की जो डिज़ाइन है, उसमें क्या-क्या लिमिटेशन है? तो आलोचकों, खासतौर से जो विकसित देशों की बात है, उसको दिमाग में रखिए अब आप। ठीक है ना? उनकी प्राथमिक शिकायत ये है कि नई अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने में ये असमर्थता है इसकी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अमूर्त संपत्तियों द्वारा अधिक संचालित होती है, जैसे कि डिज़ाइन, ब्रांडिंग, अनुसंधान, विकास, आर-एन-डी, सॉफ्टवेयर, जिन्हें मापता है और इनका रिकॉर्ड करना मुश्किल है। इनेबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू इकोनॉमी, एन इकोनॉमी एवर मोर ड्रिवन बाय इंटेंजिबल एसेट सच डिजाइन एंड ब्रांडिंग। तो उनके साथ ये आईसीओआर का तालमेल बैठाना कठिन है। क्यों कठिन है? बिकॉज ये निवेश के बारे में सही आकलन कर पाना मुश्किल है। अमूर्त संपत्ति जैसे मशीन, भवन, कंप्यूटर आदि संपत्ति की तुलना में निवेश के स्तर और सकल घरेलू उत्पाद में कारक के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा ऑन डिमांड विकल्प जैसे सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, एसएएस, हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रा एज ए सर्विस। ये एज ए सर्विस मॉडल जितना है वो ऑनलाइन और साइबर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी वजह से इंफ्रा में कोई निवेश क्यों करेगा? उदाहरण के तौर पर, क्या आप कम्युनिकेशन करने के लिए पहले अपनी फेसबुक जैसी एक कंपनी बनाते हो, व्हाट्सएप जैसी कंपनी बनाते हो, तब कम्युनिकेट करते हो? नो। क्या भारत की कंपनियां पहले एक नेटवर्क चैनल बनाती हैं तब ऐसा कुछ करती हैं? नो। ये बने बनाए नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं, जो कि गूगल, फेसबुक और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों के द्वारा ऑफर किया जाता है। इसलिए इंफ्रा में कोई निवेश क्यों करेगा? अगर निवेश इंफ्रा में करेगा नहीं, तो क्यों हम जीएफसीएफ को फोकस करेंगे, है ना? इनका ये तर्क है। जीएफसीएफ में फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं है। फाइन। चलिए, तो इस तरह से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद
पूंजी निर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर सका। मतलब जो पूंजी निर्माण है वो उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि क्यों नहीं कर सका? ठीक है, प्रशासनिक तंत्र, ये सब बातें सही हैं अगर मोटी मोटी बात करोगे, लेकिन ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। जनसंख्या, ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है, जो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब है कि ज़्यादा मशीनें चाहिए कम कॉफ़ी उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो उसके कारण ये महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर सका, इसलिए इसका आंसर होगा डी। ठीक है, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसका नाम है नज, नज का मतलब है हेल्पिंग इन सच अ वे दैट यू नेवर, जिसको आप रियलाइज नहीं करते उस तरह से हेल्प किया जाना नज कहलाता है। 2024 में अपने प्रीलिम्स की सिक्योरिटी चाहते हो तो नज ज्वाइन करो और साथ में रिवीजन के अपने एमसीक्यू सॉल्व करो। हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आप एक दिन छोड़ छोड़ के ये टेस्ट लगा सकते हो, हफ्ते में तीन टेस्ट लगाओ और बीच में जो 3 दिन गैप बचते हैं उनमें इसका डिस्कशन वीडियो देखो, या आप सीधे लाइव डिस्कशन में जुड़ना। उसके लिए आपको जल्दी जल्दी पेपर लगाने पड़ेंगे और उसका तरीका क्या है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस टाइप करो और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद सीधे मोबाइल और ईमेल, 2 चीज़ चाहिए बस। इसके बाद टेस्ट में क्लिक करो, डेमो में क्लिक करके 1-2 टेस्ट सॉल्व करके देखो। अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कोई टेस्ट सीरीज आपको पूरे इंडिया में मिल सकती है, देन डू नॉट परचेज, आई एम वेरी ऑनेस्ट इन दिस मैटर। इंश्योर कि अगर ये इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, बेस्ट डिजाइन के साथ, ठीक है, ये चीजें देखते हुए तभी आप इसे परचेज करो। दैट इज वेरी नॉमिनल, जैसे कि मैंने आपसे बताया लेस देन 30 रुपीज पर टेस्ट है। हाँ, ये जो मिक्स है ना कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपको दिए जाएंगे, ये पिछले 10 सालों के औसत को दिखाता है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर का एवरेज है। फाइन। हाँ, जिसको और डिटेल में चाहिए गूगल स्टोर में, यहाँ गूगल प्ले स्टोर में आप यहाँ पे जाइए और चीज़ों को डाउनलोड करिए और देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस एंड आप हमारे मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज किसी भी तरह के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। एंड इन केस यू अंडरस्टैंड समथिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें दूसरे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के दोस्तों के साथ। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।